रात में एक घर की छत पर दो युवा लोग चुपचाप बाहर बैठे थे। लड़की ने डिजाइन वाली पजामा पहनी हुई थी और कंबल में लिपटी हुई थी, जबकि लड़का हुडी पहने शांति से एक तरफ देख रहा था। ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करके लड़की अंदर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया और कहा कि वह खुद उसे गर्म कर देगा। उसने उसे अपनी तरफ खींचा और कंबल में अपने साथ लपेट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वह भाग नहीं सकती। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, लड़का झुका और उसके होठों को चूम लिया। लड़की सन्न रह गई। उसने उसे पूरी तरह कंबल में ढक लिया, लेकिन कम से कम अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। वह उस पल में खुद को छोड़ देती है जब अचानक वह उसे धक्का देती है। शर्माते हुए चिल्लाती है। उसके सामने खड़ा लड़का एक मशहूर संगठन न्यू एरा मिलेनियम के लीडर का बेटा था और किस्मत के अजीब मोड़ से वह उसी घर में उसके साथ रहती थी। नाह शुरू से उस घर में नहीं रहती थी। यह सब नए स्कूल सेमेस्टर से एक हफ्ता पहले हुआ था। दोस्तों के साथ बाहर जाते समय नेनाह अपने माता पिता के कैफे की ओर जा रही थी, यह कहते हुए कि ड्रिंक्स उसकी तरफ से होंगी। वह इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी कि कैफे की दूसरी मंजिल की मरम्मत पूरी हो गई होगी और उसे लगता था कि जगह पहले से ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैफे बंद था। उसे यह अजीब लगा क्योंकि कैफे इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहिए था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी मां को कॉल किया, यह जानने के लिए कि वह जल्दी क्यों चली गई। लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां उसके पिता के साथ पुलिस स्टेशन में थी। नाह हैरान रह गई। उसकी मां से उसे पता चला कि उनके साथ उसके चाचा ने धोखा किया था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के रेसिडेंट के साथ मिला हुआ था और कैफे की दूसरी मंजिल के काम के लिए रखे पैसे लेकर भाग गया था। इस घटना के बीच उसकी मां ने सस्ते अपार्टमेंट ढूंढे जहां उसकी बेटी रह सके, लेकिन सबसे नजदीकी जगह स्कूल से 5 घंटे दूर थी। हालांकि चाचा का घर खाली था, इसलिए मां ने नाह को वहां अस्थायी रूप से रहने को कहा क्योंकि वह स्कूल के ज्यादा पास था। उसके माता पिता उसके बैग वहां ले गए और उससे कहा कि फिलहाल वहीं रहे और उन्होंने कहा कि वे स्कैम करने वालों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें उस पर भरोसा है कि वह खुद संभाल सकती है। पूरी तरह यह समझे बिना कि क्या हो रहा है, वह खुद को उस चाचा के घर में अकेले रहते हुए पाती है जो भाग चुका था। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर बहुत खराब हालत में था, गंदा और छोड़ी हुई चीजों से भरा हुआ। वह इधर उधर देखती है, हालात को स्वीकार करने की कोशिश करती है और सोचती है कि क्या यह सब सच है, मजाक था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह वहां स्थायी रूप से रहने लगी थी। फ्रिज खोलते ही उसने देखा कि खाने के लिए बहुत कम सामान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाए। उस घर में ठीक करने के लिए बहुत कुछ था और जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उस जगह की हालत बताने के लिए बहुत कुछ कहना भी कम होगा। फिर भी उसने खुद को ढालने की कोशिश की, आगे बढ़ने का फैसला किया और नए सिरे से शुरुआत का सामना करने के इरादे से घर से निकल पड़ी। ट्रेन स्टेशन पर लड़की ने सोचा कि वह अपने परिवार की मदद के लिए क्या कर सकती है और उसे लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसे यह भी बुरा लगा कि स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं था और उसने चाहा कि कम से कम आसपास कोई जाना पहचाना इंसान हो। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया, एक लड़का तेजी से उसके पास से गुजरा और स्टेशन के अंदर चला गया। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। लड़की ने उसे कुछ पल देखा और तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि ट्रेन पहले ही चल चुकी है। ट्रेन के अंदर नाह ने आखिरकार उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे उसने पहले देखा था। बिना जाने वह उसके पास खड़ी हो गई और चुपचाप देखने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह लड़का बेहद हैंडसम है। वह समझने की कोशिश करने लगी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग उस पर हावी हो गई। यह कुछ वैसा था जैसे कोई पल इतना गहरा हो कि उसे समझ पाना मुश्किल हो। उसने सोचा कि शायद कई सालों बाद वह इस पल को एक दूर की याद की तरह याद करेगी, ऐसी याद जो जिंदगी के आखिरी दौर में पोते पोतियों को सुनाई जाती है।
जो महसूस कर रही थी उससे अब भी कंफ्यूज होकर उसने तय किया कि वह उससे बात करने का मौका गंवाना नहीं चाहती। यह सोचकर उसने लड़के के कंधे को छुआ और पूछा कि क्या उसे गमी कैंडी पसंद है, यह मानते हुए कि स्नैक्स लोगों के करीब आने का अच्छा तरीका होते हैं। लड़का हैरान होकर मुड़ा और ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में ऐसा किया था और वह शर्मिंदा हो गई, यह सोचकर कि शायद उसने उसकी मौजूदगी भी नोटिस नहीं की थी। क्या करे समझ न आने पर उसने जल्दी से समझाया कि वह बस उसी स्कूल के किसी को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। लड़के ने शांति से जवाब दिया, उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसे भी वैसी कैंडी पसंद है ना। उस लड़के से काफी इम्प्रेस हो गई, वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि दयालु भी था और उसने सोचा कि उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की होगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही दोनों के बीच बातचीत हल्के अंदाज में चलती रही। उसे पता चला कि वह लड़का भी उसी की तरह थर्ड ईयर में था और उसने खुशी से कहा कि उसने पहले ही सोच लिया था कि वे दोनों एक ही उम्र के होंगे। नाह ने उसकी बात सुनी। नाह ने मौका देखकर उससे पूछा कि क्या वह आमतौर पर किसी दोस्त के साथ स्कूल जाता है, लेकिन उसने जवाब दिया कि नहीं। यह सुनकर उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ चल सकती है, यह बताते हुए कि उसे अकेले जाना थकाने वाला लगता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने हामी भर दी और कहा कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके छोटे छोटे जवाबों के बावजूद उसे नहीं लगा कि वह रूखा है। उसने सोचा शायद वह बस शर्मीला है और धीरे धीरे करीब आना बेहतर होगा। यह समझते हुए कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे का परिचय नहीं दिया था, उसने बातचीत दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना नाम नेनाह बताया और उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा कि उसका नाम कैल्ब है। उसका नाम सुनते ही उसे लगा कि यह नाम जाना पहचाना सा है और एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा अजीब भी है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इसका कोई धार्मिक मतलब होगा। कैल्ब कुछ सेकंड तक चुप रहा, जिससे वह हिचकिचाते हुए पूछ बैठी कि क्या उसके माता पिता कैथोलिक हैं। उसने उसे थोड़ी गंभीरता से देखा और पूछा कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। नाह घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया है और वह सोचने लगी कि कहीं उसने उसे बुरा तो नहीं लगा दिया। क्या करे समझ न आने पर उसने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था। माहौल को असहज महसूस करके उसने बात बदलने का फैसला किया और डिब्बे में लगे एक पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए उत्साह से उस पर टिप्पणी की। उसने कहा कि वह उनके स्कूल का मोट्टो है और पोस्टर पर लिखे शब्द शुरुआत भले ही साधारण लगे लेकिन भविष्य समृद्ध होगा, उसे हर बार देखने पर मोटिवेट करते हैं। उसे लगा कि यह लाइन सीनियर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह की प्रेरणा चाहिए होती है। लेकिन कैल्ब ने पूछा कि क्या उसे पता है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तभी उसने बताया कि यह पंक्ति बुक ऑफ जॉब 8:07 से ली गई है और ये शब्द जॉब के एक दोस्त ने उसे ताना मारने के लिए कहे थे। यह सुनकर नेनाह को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने उस मैसेज को उसके असली मतलब से बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया था। स्कूल में नेनाह ने बाकी का दिन यही सोचते हुए बिताया कि क्या कैल्ब से बातचीत के दौरान वह बेवकूफ लग रही थी। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वह उदास सी लग रही है और उत्सुकता से पूछा कि क्या कुछ हुआ है और क्या उसके चाचा का घर ठीक है। उसने जल्दी से समझाया कि समस्या घर की नहीं है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह जगह दो लोगों के आराम से रहने के लिए काफी बड़ी है। उसके क्लासमेट्स को यह आइडिया दिलचस्प लगा और उन्होंने जल्द मिलने आने का वादा किया। नाह मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ बातें याद आ गईं जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी, जैसे वह आवाज, हॉलवे में कदमों की आवाज, छत से आने वाली अजीब आवाजें और दीवारों की जंग लगी हालत उसे याद आ गई। यह सुनकर उसके दोस्तों ने उसके चाचा के बारे में गुस्से से बातें की और कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा धोखा कर सकता है। नाह ने पुष्टि करते हुए बताया कि उसने और उसके पार्टनर ने कम से कम 10 अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस ले रखा था और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। दूसरे पीड़ितों की तुलना में उसका
परिवार फिर भी कम प्रभावित हुआ था, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और उसे ठीक से नहीं पता था कि कितने लोगों को ठगा गया था। दोस्तों से बात करते हुए उनमें से एक ने कहा कि भले ही लोग नाह के परिवार के साथ जो हुआ उसे जानते हों, लेकिन जल्द ही भूल जाएंगे क्योंकि किसी और के साथ इससे भी बड़ा मामला हुआ था। नाह ने पूछा कि कैद के साथ क्या हुआ था। तभी क्लासमेट्स ने उसका ध्यान खिड़की की ओर खींचा और दूर क्षितिज पर खड़ी एक विशाल इमारत की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि वह इमारत न्यू एरा मिलेनियम नाम की एक संस्था की है, जिसे मिलेनियम प्रिपरेशन कमेटी भी कहा जाता है। वह कंस्ट्रक्शन एक ऐसे संप्रदाय से जुड़ा था जो मानता था कि वह बुक ऑफ रिवेलेशन में बताए गए मिलेनियल किंगडम के पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा है। यह उस इलाके का सबसे बड़ा धार्मिक समूह था और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वालों में से एक था। कैल्ब उसी संप्रदाय के नेता का बेटा था और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है, और उससे भी ज्यादा यह कि वह उसी क्लास में है। उलझन में पड़ी नेनाह ने पूछा कि वे उसी क्लास से क्या मतलब ले रहे हैं। एक क्लासमेट ने समझाया कि शायद उसने अभी अफवाहें नहीं सुनी होंगी क्योंकि वह उस इलाके की नहीं थी और अभी सभी छात्रों को नहीं जानती थी। जब एक स्टूडेंट ने कहा कि उसे उस संप्रदाय के बारे में कुछ भी सुनते ही सिहरन होने लगती है, तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला। एक छात्र शांति से अंदर आया और पीछे की ओर चला गया, जिससे सबकी नजरें उसी पर टिक गई। नाह ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही लड़का था जो ट्रेन में था। जैसे ही वह गलियों के बीच से गुजरा, कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। वे किसी ऐसे इंसान के साथ क्लास नहीं करना चाहते थे जो उस धार्मिक समूह से जुड़ा हो और उसी क्लास में रखे जाने की शिकायत करने लगे। कैद नाह की डेस्क के पास से गुजरा और ठीक उसके पीछे बैठ गया। एक क्लासमेट ने धीमी आवाज में कहा कि वह उस संप्रदाय के नेता का बेटा है। नाह ने जवाब दिया कि वह जानती है। उसके लिए कैद से दोबारा मिलना किसी आने वाले तूफान का संकेत लग रहा था। अगले दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर नेनाह पूरे जोश से सफाई कर रही थी। उसने फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया था और नए पौधे लगाए थे। सधे हुए कमरे को देखते हुए उसने सोचा